बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता को ना पहचाने। वैसे तो ये डायलॉग जो था ये फिल्म मिर्जापुर में मुन्ना भैया ने कहा था, लेकिन ये सरफराज खान की जिंदगी पर सटीक बैठता है। लेकिन कहते हैं ना कि बहादुर व्यक्ति परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेकता, वो तोड़ देता है दरवाजा कि भैया देखो हम ही हम हैं। और सरफराज यही कर रहे हैं। ऐसे ही बीसीसीआई का दरवाजा जो है वो झकझोर रहे हैं, कह रहे हैं कब तक नहीं बुलाओगे, हम आएंगे, इतने रन बनाएंगे कि तुम्हारी मजबूरी होगी हमको बुलाओगे। दिल्ली में टफ कंडीशंस में मुंबई और दिल्ली के बीच रणजी मुकाबला था। 66 पर 4 विकेट गिर चुके थे। पृथ्वी शॉ, जिनके रहाणे जैसे धाकड़ बल्लेबाज पवेलियन में बैठे थे, तब सरफराज है। गेंद घूम रही थी, दाएं बाएं पैड पर लगी। सरफराज ने संयम बरता और उसके बाद थोड़ी देर बाद रन बनाना शुरू किया और ऐसा रन बनाया कि एक बार फिर शतक ठोक दिया। कोच तक ने अपनी टोपी को उतारकर उनके सम्मान में नीचे किया, ये कहने के लिए कि गुरु अब तुम डिजर्व करते हो, बस कुछ ही क्षण की बात है जब तुम टीम इंडिया के लिए खेलोगे। वैसे आपको बता दें कि सरफराज ने पिछली 25 पारी में 3 शतक ठोक दिए, 10 शतक ठोक दिए हैं और 5 अर्धशतक है। 25 में 10 शतक, 5 अर्धशतक, और पिछले 3 सीजन में उनका जो एवरेज है वो 100 के पार गया। इस सीजन सबसे कम है, बाकी 2 तो और ज्यादा थे। और ओवरऑल 50 पारी में डॉन ब्रेडमैन के बाद वो दूसरे खिलाड़ी हैं जिनका सबसे ज्यादा एवरेज है फर्स्ट क्लास में। आप लोग पूछ रहे हैं इसके बाद क्या चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए। सरफराज खान की पारी थोड़ी स्पेशल थी। स्पेशल बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि 66 पर 4 थे, 110 के आसपास 5 थे। सरफराज पैनिक करते तो पूरी मुंबई पैनिक कर जाती, लेकिन सरफराज ने दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में जो आपको धैर्य चाहिए होता है, क्योंकि फर्स्ट सेशन में वो खुद स्ट्रगल कर रहे थे, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वहां पर खड़े थे। लेकिन सेकेंड सेशन में उन्होंने दिखाया कि वो दमदार खिलाड़ी है और वो दमदार खिलाड़ी का जो एटीट्यूड था वो बल्ले से निकल कर रहा है। अच्छे शॉट्स लगाए, स्पिनर को अच्छी खासी ठुकाई की और लीड करते हुए उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत स्कोर पर पहुंचाया, जहां पर दिल्ली के बल्लेबाजों को अब मुश्किल होने वाली है। ठंड भी सुबह वो काफी ज्यादा थी, बाद में धूप खिली और सरफराज के बल्ले की चमक जो थी वो भी खूब बिखरी। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि डॉन ब्रेडमैन के बाद वो दूसरे खिलाड़ी है और इसके बाद ये बोल्ड स्टेटमेंट। अच्छा, एक लिहाज में और भी पारी खास थी क्योंकि सरफराज ने हाल फिलहाल में कई इंटरव्यूज दिए थे। कई इंटरव्यूज में कहा कि जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो भी इंसान है, वो डिसअपॉइंट हुए, उन्हें लगा कि यार ये तो गलत हुआ है क्योंकि मुझसे कहा गया था। वो कह रहे थे कि मुझसे कहा गया कि बांग्लादेश दौरे पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद फिर चेतन शर्मा से मुलाकात हुई। चेतन शर्मा ने कहा कि यार अच्छी चीजें जो हैं उन्हें होने में वक्त लगता है, थोड़ा सा और सब्र कर लो, तुम्हारी जगह जो है वो बनेगी। लेकिन इन सब के बीच जब जगह नहीं बनी तो कहते हैं कि मैं डिप्रेस हो गया था, परेशान था, मैं दुखी था मैं। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि सिलेक्शन हाथ में नहीं है, हाथ में बल्ला है और उस बल्ले से रन बनाना है और एक बार फिर उतरे तो शतक। अब सरफराज के जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि सरफराज की फिटनेस अच्छी नहीं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर उसे देखकर लगता नहीं। लेकिन अब इसको लेकर भी सरफराज ने कहा कि यार जो आदमी 200 रन ठोक रहा है, 1.5 दिन बैटिंग कर रहा है, वो बिना फिटनेस के तो कर नहीं रहा होगा। और उन्होंने कहा कि यार मैंने योयो टेस्ट पास किया है और योयो टेस्ट अगर पैमाना है फिटनेस का तो उस पैमाने पर तो मैं खरा उतर रहा हूं। अब मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, और मेरे बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से आप मुझे डिनाई नहीं कर सकते। मैंने योयो टेस्ट क्लियर किया जिसके लिए आईपीएल में मुझे एक्सेस मिला, मैं लगातार रन बना रहा हूं, 1.5-2 दिन बैटिंग कर रहा हूं। तो ऐसे में इस चीज को, थ्योरी को हटा देना चाहिए कि मेरी फिटनेस जो है वो बिल्कुल खराब है और उसकी वजह से मुझे खेलने का मौका नहीं मिल रहा। तो ये फिटनेस की बात थी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन में थोड़ा गए थे, पिताजी उनके पास लौटे और पिता से बात करके काफी बूस्टअप कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन क्या सरफराज आगे आने वाले वक्त में टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आएंगे आपको? हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि अब बहुत देर नहीं है, वो 19-20 का अंतर है, इस बार भी सिलेक्शन हो जाता। हालांकि सिलेक्शन हो जाने से ज्यादा समस्या है कि सिलेक्शन के बाद क्या खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का सिलेक्शन भले हुआ है लेकिन सूर्या की भी एंट्री प्लेइंग 11 में बड़ी मुश्किल लगती है। ऐसे में सरफराज जहां हैं वहां रन बना रहे हैं, कोई गुंजाइश बने टीम इंडिया में तो वहां उन्हें मौका मिलना चाहिए और वो डिजर्व करते हैं। मिडिल ऑर्डर में सूर्य जैसा, माफ कीजिएगा, सरफराज जैसा एक बल्लेबाज हो तो शायद चीजें बहुत अलग हो सकती हैं और उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है परफॉर्मेंस के जरिए। उधर ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर एक वॉर चली है कि क्या सूर्या को सरफराज के ऊपर तरजीह देना सही था। पर्सनली मैं सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा फैन हूं T20 में, लेकिन मैं उनके सिलेक्शन से बहुत हैरान भी नहीं हूं। सूर्या एक शानदार खिलाड़ी हैं। हालांकि मुझे कई बार सरफराज के दिल से बुरा लगता है, मुझे लगता है सरफराज को भी खेलना चाहिए, लेकिन सूर्या भी कमाल के प्लेयर हैं और उन्हें भी रणजी रिकॉर्ड उनका ठीक ठाक रहा है, अच्छा रहा है और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो थे कि वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं।
लेकिन सरफराज के लिए आपको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि सरफराज रणजी मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं और कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट का जो पैमाना है वो रणजी मैचेस का है। लेकिन फिर एक तरफ जो बार बार मैं कह रहा हूं कि सरफराज कम से कम खेल रहे हैं, यहां खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, एक दबाव बन रहा है सेलेक्टर्स पर या जब टीम में आएंगे तो कैप्टन पर कि यार एक आदमी 25 पारी में 10 शतक ठोंक के आया है, 5 बार अर्धशतक ठोंक के आया है और हर बार ऑलमोस्ट ये अपने अर्धशतक को शतक में कन्वर्ट करता है। तो इसको जिस दिन लाओगे उस दिन टीम में 11 में खिलाना, उसको बाहर मत बैठाना। तो ये भी एक चीज है कि ठीक है, अगर वो बाहर बैठे हैं तो लगातार डोमेस्टिक में रन बना रहे हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए और जिस दिन मौका मिले उस दिन प्लेइंग 11 में सीधे उन्हें डाल दीजिए। लेकिन सूर्या की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, उन्होंने भी बहुत शानदार खेला है और लेट्स होप कि अब सब अच्छा हो और सरफराज को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम कहते हैं ना, सरफराज धोखा नहीं देगा, तो ये वाला धोखा नहीं, ये वाला मान सम्मान नाम सब रोशन करेगा। बस थोड़ा सा भरोसा, ऊपर वाले की थोड़ी सी किस्मत और वो जो 19-20 का फासला है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। बेस्ट विशेस टू सरफराज खान।